हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंडियन पॉलिटी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 जो कि है फंडामेंटल राइट्स। तो इसका आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 11। तो अब तक हम लोगों ने 10 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स क्या है उसके बारे में समझा था और उसके साथ आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में डिस्कस किया था। और बाकी के जो 9 पार्ट्स है इसमें जो है 4 फंडामेंटल राइट जो है स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू इक्वलिटी इसके बारे में डिस्कस किया था, राइट टू फ्रीडम के बारे में डिस्कस किया था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में डिस्कस किया था, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में डिस्कस किया था और यहाँ पे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज यहाँ पे जो है पार्ट 11 में हम यहाँ पे बेसिकली फंडामेंटल राइट्स की जो प्रोटेक्शन एंड रेमेडीज है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये सीरीज आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी यहाँ पे 6 चैप्टर्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल, यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप और ये 7वां चैप्टर जो है फंडामेंटल राइट्स। तो इसका 10 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। आज इसका हम कवर करने वाले हैं पार्ट 11। तो इसमें जितने भी चैप्टर्स है बाकी के डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, जितने भी चैप्टर्स है इंडियन पॉलिटी, तो सब कुछ चैप्टर हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज को इस तरीके से जो प्लान किया गया है ताकि ये आपके प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, किसी भी अलग स्टेट के जो पब्लिक सर्विस एंट्रेंस एग्जाम हो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, इंडियन पॉलिटी के लिए आपको दूसरे सोर्सेस की यहाँ पे सोचनी चाहिए। बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी, चाहे वो आपके इंडियन पॉलिटी का बैकग्राउंड हो या ना हो, बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। एकदम छोटी से छोटी पॉइंट को यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं उस वीडियो को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसका लिंक भी मैंने दे दिया है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट्स है हम लोगों ने अपना वेबसाइट में दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नीचे वेबसाइट का लिंक भी मैंने दे दिया है। तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत कुछ चीजें, बहुत कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 32, तो ये क्या करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यहां पे देखिए एक एग्जांपल से समझिएगा कि मान लीजिए कि आपने गोल्ड की कुछ ज्वेलरीज खरीदी है, तो डेफिनेटली आप यही चाहेंगे कि जो गोल्ड की ज्वेलरीज आपने खरीदी है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए उसको आप खुले में कभी नहीं छोड़ देंगे। उसके लिए कुछ आपने एक सेफ कस्टडी हो या एक लॉकर जैसे यहाँ पे सिस्टम में आप रखेंगे। वैसा ही एक सिस्टम है कि फंडामेंटल राइट्स अब तक जितने भी हमने पढ़ी है उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी कौन लेगा। यानी कि मान लीजिए कि हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे जितने राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वेलिटी, सब कुछ, लेकिन अगर ये फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होता है तो आप जाएंगे किसके पास, कौन इसका कस्टोडियन होगा, यहाँ पे जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसका जो उत्तर यहाँ पे ही छुपा है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 32 ये बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि कुछ भी अगर फंडामेंटल राइट्स हो यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ जा सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो यहाँ पे। यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है यहाँ पे, ये जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में उल्लेख है, उसकी प्रोटेक्शन भी एक फंडामेंटल राइट है। ओके, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के साथ आप लोग जो है यहाँ पे हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए कि आप अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे रीच जो है इशू कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जो रीच इशू कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 226। तो आप लोग जो है जो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 के हिसाब से हाई कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट को आपको यह बताना होगा कि आप लोग हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। तो ये जो है जब फ्रेम किया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में, तब डॉक्टर बी आर अंबेडकर, तो उन्होंने बोला था कि आर्टिकल 32
इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बात उन्होंने बोला था। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में भी इंक्लूड किया गया है। तो इसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को जो है डिफेंडर एंड द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी बोला जाता है। तो इससे आपको ये पता लग गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट की यहां पे जो है पावर कितनी ज्यादा है। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं जो प्रोविजन दिए गए हैं। तो एक तो बात हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली कि यहां पे कुछ भी अगर फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट होती है तो डेफिनेटली उसके प्रोटेक्शन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए यहां पे आर्टिकल 32 है और हाई कोर्ट के लिए 226 मेंशन है। तो यहां पे देखिए सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, 5 टाइप के रिट्स इशू कर सकती है। 5 टाइप के रिट्स क्या होती है उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चोरी और को वारंटो, ये 5 टाइप के रिट्स है। रिट्स का मीनिंग है कि रिमीडीज, यानी कि इस बेसिस पे आपको यहां पे न्याय मिल सकती है। तो यहां पे देखिए पार्लियामेंट ने यहां पे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट को ये जो अधिकार दिया है कि यहां पे जो है ये राइट्स जो ये रिट जो है ये इशू किया जा सकता है। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में 4 जगह पे उल्लेख है। एक तो है आर्टिकल 13 जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा उसको फिर एक बार देख लीजिएगा। तो उसमें मेंशन किया गया है कि मान लीजिए कि यहाँ पे पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट असेंबली ने कुछ यहाँ पे एक्ट बनाया है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, तो यहाँ पे आप उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 359 में, यानी कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम में भी प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को जो है यहाँ पे नल एंड वॉइड कर सकता है। मान लीजिए कि नेशनल इमरजेंसी चल रही है और उस टाइम में आप यहाँ पे जो है राइट टू फ्रीडम, यानी कि राइट टू फ्रीडम आप यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे जो है प्रोसेशन देने के लिए जाना चाहते, तो ऐसे सिचुएशन में आपके सारे जो फंडामेंटल राइट्स जो है छीन लिए जाएंगे। तो इसका भी उल्लेख है 359 में। ऑलरेडी मेंशन किया आर्टिकल 32 में, जो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और 226 में जो है आप हाई कोर्ट्स को जो है यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। तो यहां तक जो है हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया है। तो इसके बाद जो है हम जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जो रिट्स इशू कर सकते हैं उसके थोड़ा कंपैरिजन करेंगे। तो यहां पे देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दोनों ही को यहां पे अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के हिसाब से रिट इशू करने का अधिकार दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पे आर्टिकल 32 के हिसाब से रिट इशू कर सकते हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया है यहाँ पे, और हाई कोर्ट्स को ये पावर दिया गया है बेस्ड ऑन आर्टिकल 226। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 32 जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो पार्ट 3 है अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक इंक्लूड है। तो आर्टिकल 30 जो इसके अंदर ही आती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ पे रिट इशू करता है ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के लिए ही यहां पे इशू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन हाई कोर्ट जो है यहां पे आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट्स के इंक्लूडिंग नहीं है। तो हाई कोर्ट्स जो है यहां पे फॉर अदर पर्पसेस, यहां पे मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ ट्रिब्यूनल्स है, उनके डिसीजंस के खिलाफ भी यहां पे रिट इशू कर सकते हैं। तो यहां पे ये बोला जाता है कि हाई कोर्ट के पास ज्यादा वाइडर जुरिस्डिक्शन है इन कंपैरिजन टू द सुप्रीम कोर्ट। ऐसे भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए भी आपको पूछे जा सकते हैं। यहां पे देखिए मेंस में हो या फिर प्रीलिम्स में हो, आपको सीधे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को चेक किया जाएगा कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो भी आर्टिकल्स है, छोटी से छोटी यहां पे पॉइंट है, कितना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है यहां पे। तो इसीलिए यहां पे छोटी से छोटी चीजों को बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस कर रहा हूं। तो इसीलिए यहां पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो वीडियोस है यहां पे ज्यादा लग रही है। होपफुली ये आपके बहुत मदद करने वाली है। दूसरी बात यहां पे जो एक डिफरेंस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच, कि सुप्रीम कोर्ट यहां पे रिट इशू कर सकती है इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन हाई कोर्ट्स यहां पे जो है खुद के ही टेरिटोरियल जो एक रीजन होता है उसके अंदर कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर एक केस जो है ये गुजरात का केस है, तो उस जो गुजरात हाई कोर्ट का यहाँ पे जो केस है, ये जो है मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ यहाँ पे जो है सिचुएशन अगर ऐसा हो, दोनों ही यहाँ पे जो मद्रास हाई कोर्ट हो या मद्रास गवर्नमेंट हो या फिर किसी भी प्रॉब्लम्स हो यहाँ पे, तो गुजरात हाई कोर्ट उसके लिए रिट इशू नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको मद्रास हाई कोर्ट को ही अप्रोच करना पड़ेगा। तो ये जो है
हाई कोर्ट्स की लिमिटेशन है, यानी कि उस जो हाई कोर्ट की जो टेरिटोरियल एरिया है उसके अंदर ही जो है हाई कोर्ट्स रिट्स इशू कर सकता है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जो यहाँ पे जुरिस्डिक्शन थोड़ी सी वाइड है इन कंपैरिजन टू द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के पास यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर है और सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से ही यहाँ पे रिट्स इशू कर सकती है। अभी जो है यहाँ पे 5 टाइप के जो रिट्स मैंने यहाँ पे बात की है, वन बाय वन सारे रिट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला रिट्स जो है यहाँ पे बोला गया है हबीस कॉर्पस। तो ये सब जो है लैटिन टर्म है। हबीस कॉर्पस का मीनिंग है टू हैव ए बॉडी। तो इसमें यह बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर इलीगली डिटेन किया जाता है तो थ्रू हबीस कॉर्पस के हिसाब से वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है कि उसकी यहाँ पे उसको जस्टिस मिलनी चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा यूज करने वाली रिट्स है, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 आर्टिकल, जो आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 19 के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो इसको प्लीज देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी के बारे में मैंने डिटेल में मेंशन किया था। आर्टिकल 21 और 22 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे जो है उनकी पर्सनल लिबर्टी या लाइफ से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो, तो वो अगर इलीगल हो तो यहाँ पे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर उनकी यहाँ पे जो है क्लेम है ये सही माना गया, सही अगर पाएगा तो जो भी अगर उनके डिटेंशन के लिए जो भी यहाँ पे ऑर्डर्स निकले हैं उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। तो ये जो है उनकी यहाँ पे मेनली जो ऑलरेडी डिस्कस किया फंडामेंटल राइट्स 19, 21, 22 को प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे। तो ये जो है हबीस कॉर्पस ये बोथ पब्लिक अथॉरिटीज या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी इसको इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट रीट नंबर 2 जो हम डिस्कस करेंगे मैंडामस। तो मैंडामस का मीनिंग है वी कमांड। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट की एक बॉडी है, उसने एक यहाँ पे प्राइवेट बॉडी को एक एश्योरेंस दिया था, एक प्रॉमिस दिया था कि हम लोग जो है एक कुछ ऐसा रिलीज करेंगे जिसके हिसाब से फंड रिलीज होगी और आप लोग इसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं, इसको डेवलप कर सकते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने ये प्रॉमिस को जो है फुलफिल नहीं किया। तो आप लोग ऐसे सिचुएशन में भी उनको ये बोल सकते हैं कि आप लोग ने इसको फुलफिल क्यों नहीं किया, जो प्रॉमिस आपने दिया था इसको फुलफिल क्यों नहीं किया। तो इसके हिसाब से आप कुछ भी पब्लिक बॉडी हो, कॉर्पोरेशन हो, इंफीरियर कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो या फिर गवर्नमेंट को यहां पे जो है चार्ज कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कि जो भी प्रॉमिस आपने दिया था वो आपने क्यों नहीं किया, या आप जो यहां पे जो है पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट उन लोग उसको पालन करने से मना भी कर सकते हैं या फिर फेल भी हो सकते। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ये मैंडामस इशू जो है, मैंडामस जो रीट्स है उसको इशू करवा सकते हैं, तब उसको जो है इन लोग को करवाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। रीट्स जो मैंडामस रीट है ये कुछ भी प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी के खिलाफ आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो है ये ड्यूटी डिस्क्रिशनरी माना जाता है, नॉट मैंडेटरी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नर्स के खिलाफ आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के खिलाफ आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। थर्ड जो है यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चर्च्योरी। तो इसका मीनिंग है टू बी सर्टिफाइड। तो यहाँ पे देखिए जो हाई कोर्ट्स है, यहाँ पे जो इंफीरियर कोर्ट्स है, यहाँ पे मान लीजिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है उनके जजमेंट को यहाँ पे रिव्यू करने के लिए मांग सकते हैं कि सपोज हाई कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने यहाँ पे कुछ जजमेंट दिए हैं किसी के खिलाफ, तो ये जो है हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे उनकी रिव्यूज को जजमेंट के लिए बुला सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे एक्सेस जुरिस्डिक्शन, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन या फिर एरर ऑफ लॉ, यानी कि कुछ गलती तो नहीं हो गई उनसे। अगर मान लीजिए सब कुछ यहाँ पे रिव्यू करने के बाद उन लोग को पता लगा कि यहाँ पे कुछ भी गलती नहीं है तब तो ठीक है। अगर गलती हो गई यहाँ पे, मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो भी फैसला दिया था वो गलत हो गई, तो यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पे ये पावर होती है कि उसको क्वाश कर सकती है, यानी कि उस डिसीजन को नल एंड वॉइड कर सकती है। तो सर्सियोरी को यहाँ पे बोला जाता है प्रिवेंटिव या फिर क्यूरेटिव इन नेचर, यानी कि अगर डिसीजन दे दिया गया तो उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं। तो ये रीट जो इशू किया जा सकता है अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज या फिर राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स के यहाँ पे वायोलेशन के साथ जो है। चौथा जो हम डिस्कस करेंगे प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन और सर्जरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं
प्रोहिबिशन, और जो क्योर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं सर्सियोरी। तो देखिए यहाँ पे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बोला जाता है कि आपको अगर यहाँ पे सपोज आपको बोला जाता है कि बारिश में मत घूमिए, क्योंकि बारिश में घूमने से क्या हो सकता है, आपको बीमार हो सकते हैं, तो ये हुआ प्रिवेंशन। और अगर बीमार अगर आप हो गए बारिश में घूमने के बाद, तो यहाँ पे आपको मेडिकेशन करनी पड़ेगी, आपको ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी ताकि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया है सर्सियोरी में, यहाँ पे जो अप्लाई किया गया है, यानी कि डिसीजन को देने के बाद। और यहाँ पे जो प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, यानी कि डिसीजन को देने से पहले आप उसको चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यहाँ पे जो है डिसीजंस को यहाँ पे रिव्यू के लिए बुलवा सकती है। तो यहाँ पे ये जो है प्रोहिबिशन लगभग सेम ही है सर्सियोरी का, लेकिन मेन डिफरेंस आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया होगा। तो ये जो है अगेंस्ट जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के खिलाफ ही उसको यूज किया जा सकता है। ये जो अवेलेबल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है, कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडीज के खिलाफ नहीं किया जा सकता है, या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट में इसको इशू नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स जो है, यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिए, लेकिन इसमें बहुत ही छोटी छोटी पॉइंट्स होती हैं। आपने मान लीजिए सर्सोरी समझ लिया, प्रोहिबिशन समझ लिया, मैंडेमस समझ लिया, हबीस कॉर्पस समझ लिया, लेकिन कभी कभी बहुत छोटी से छोटी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो मान लीजिए कि वो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं होगा, किसके खिलाफ ये यूज कर सकते हैं, ये अगर होगा तो कैसा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए भी पूछा जाता है। तो बहुत ही ध्यान से उसको समझ के उसको स्टडी कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि हर छोटी सी छोटी पॉइंट को यहाँ पे अंडरलाइन करके आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करें, ताकि आपके ये ख्याल में रहे और आप उसको गलत ना कर दे। पांचवा और लास्ट जो रेट है वो है को वारिंटो। इसको भी एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक कॉलेज है, वहां पे एडमिशन लेने के लिए कुछ प्रोसेस होती है। मान लीजिए कि वहां पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको वहां पे क्लास 10 में एक पर्टिकुलर परसेंटेज आपको कैरी करनी होगी यहाँ पे, या फिर उसके एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करने होंगे, मार्क्स जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपको क्लियर करनी होगी, तभी जाके उस कॉलेज में आप जो है एंट्रेंस जो है उसको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए कि किसी भी गलत तरीके से, किसी के भी गलती की वजह से आपको वहां पे एडमिशन तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ये आपने जो है क्वालिफाई नहीं किया है, गलती से आप वहां पे आ गए हैं। तो कोई भी आपको वहां पे चैलेंज कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ को वारिंटो कि आप वहां पे आए कैसे। तो को वारिंटो का मीनिंग ये भी एक लैटिन टर्म है, बट व्हाट अथॉरिटी इसका मीनिंग है। तो यहां पे जो है एक कोर्ट के द्वारा इशू किया जा सकता है लीगलिटी, कोई भी पब्लिक ऑफिस हो या उसके खिलाफ, कि यहां पे उसकी जो लीगलिटी क्या है, ये किस प्रोविजन के हिसाब से यहां पे वो काम कर रहे हैं या ऑफिस चला रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इलीगल, ताकि यहाँ पे चीजें ना हो उसके लिए उसको इशू किया जा सकता है बोथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के खिलाफ। तो यहाँ पे देखिए यह जो वारिंटो रीट्स है, इसको मिनिस्ट्रियल लेवल पे हो या फिर प्राइवेट ऑफिस के खिलाफ इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे छोटी से छोटी पॉइंट को यहाँ पे बहुत ही ध्यान से नोटिस कीजिएगा प्लीज। तो इसी के साथ हमारा आर्टिकल 32 खत्म होता है। जो भी बुक्स यहाँ पे मैंने रेफर किया है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, इसका जो 6th एडिशन भी आ चुका है, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी की जो ऑब्जेक्टिव जो बुक है प्रीलिम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है, आपकी बहुत ही कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर कर देगी, ये आप फॉलो कर सकते हैं। अरिहंत का जो मैप बुक है फॉर रिविजनल पर्पसेस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत काफी मोटी सी बुक है, लगभग 800 से 900 पेजेस का ये छोटी सी बुक है। रिविजनल पर्पज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। बेस्ट इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत ही है। लेकिन इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत के अलावा भी यहाँ पे मेंस के पर्सपेक्टिव में कुछ पॉइंट्स होती है जो आपको अगर रेफर करना है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डी बासु आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चारों के चारों बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन परचेज करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगी और आपके टाइम की बचत भी होगी। तो नेक्स्ट जो पार्ट 12 में हम आर्टिकल 33 और बाकी के आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।